आंकड़ा घटा, 37.7 हुआ। और जब मनमोहन सरकार जी का दूसरा कार्यकाल खत्म होता नजर आ रहा है, भाजपाई खुश हो सकते हैं कि भाजपा ये दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी के जाने का वक्त हो गया। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनके जाने का वक्त हुआ, मैंने कहा कि जब दूसरा कार्यकाल खत्म होने का वक्त हो रहा है तब ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 2011-12 में ये कहा गया, दावा किया गया कि यूपी में अब 29.5% गरीब बाकी बचे हैं। अटल जी के जमाने में 41, मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल के खत्म होते तक 29.5। ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये आंकड़ा वो लोग बना रहे हैं जो 35 लाख का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। ये आंकड़ा वो लोग बना रहे हैं जिनके हर एक मंत्री के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। सही कहा कि इनका जाने का समय आ गया है। अब तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये जो फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किया है केंद्र सरकार ने, ये गरीबी का मजाक उड़ाने वाला है, गरीबी का क्रूर मजाक उड़ाने वाला है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। ये गरीबी नहीं है, गरीब को ही हटाने की पॉलिसी इनकी है कि गरीब रही न जाए, गरीब कूड़े में से दाना बीन के, अनाज बीन के खाएं, उनको कुपोषण हो जाए, उनको बीमारी हो जाए, वो मर जाए। ये कांग्रेस की सरकार, ये केंद्र में बैठी सरकार नरसंहार करना चाहती है, गरीबों को खत्म करना चाहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास चलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, जो देश मैं फिर राजीव जी आपके पास आऊंगा। हर देश को बोलने का प्रॉपर मौका देना चाहिए। आपको जवाब देना जरूरी है। जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं एक बार फिर से त्रिवेंद्र भाई, दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं फिर से। पहले पन्ने की रिपोर्ट है, आज का अखबार नेशनल एडिशन है। इसमें लिखा कि सरकार ने गरीबी, राजीव जी, सरकार ने गरीबी रेखा का नया फॉर्मूला तय करने के लिए जून 2012 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था। मगर चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने अगले साल के मध्य तक आने वाली रंगराजन समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा तेंदुलकर फॉर्मूले के आधार पर ही गरीबी रेखा तय कर दी गई। नए आंकड़े मंगलवार को योजना आयोग ने जारी किए हैं। ये ना अतुल अग्रवाल ने जारी किए हैं और ना राजीव त्यागी ने जारी किए हैं। त्रिवेंद्र जी, तो राजीव त्यागी साहब का वो दावा कि ये आंकड़े और तेंदुलकर रिपोर्ट खारिज हो गई जी, ये शायद इस लाइन से इस लाइन से साफ हो जाता है। त्यागी जी सुन लीजिए, आप पहले से त्यागी जी, आप मोन्टेक सिंह नहीं है ना, पूछ लीजिए। त्यागी जी, आप मोन्टेक सिंह नहीं है ना, सुन लीजिए, आपको ही बोलने का मौका दोबारा मिलेगा दूसरे राउंड में। देखिए ऐसा है जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। त्रिवेंद्र जी टिप्पणी करेंगे, त्रिवेंद्र जी प्लीज के लिए बेहतर नहीं। मैं कौन क्या है कौन क्या नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, प्लीज देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्तिगत मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, व्यक्तिगत मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो देश का नंबर 1 अखबार लिख रहा है, आप इसको ऐसा है ना अतुल जी। बोलिए त्रिवेंद्र प्लीज। अरे त्यागी जी, जी, जो त्यागी जी जो बात कह रहे हैं, त्यागी जी कांग्रेस की खान में से पैदा हुए व्यक्ति हैं। आपका बीजेपी खान से पैदा होता है, आपका कहीं और समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से पैदा हुए की हमेशा हत्या होती है। सचिव है ऑल इंडिया के क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी पैदा हुए। जहां तक खान की बात कहां से आ गई? तक त्यागी जी का ये कहना है कि खान की बात जो है ना, आप निशंक साहब से पूछिए, आप खान की बात निशंक साहब से पूछिए। उत्तराखंड में उन्होंने खाना मत क्या किया है, खान की बात उत्तराखंड में निशंक साहब ने किया है, कृपया उनसे पूछो खानों के मामले में क्या किया। खनन में किया, खनन में किया, खनन में जो निशंक साहब ने किया, शायद वहां से पैदा हुए आपके नाम त्यागी जी। पानी पीजिए, सुन लीजिए प्लीज, पानी पीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई ठंडा पानी लाओ। अरे निशंक साहब को बताइए ना आप पहले, त्यागी जी। अरे ठंडा पानी तो भाई, अरे निशंक साहब को बताइए चलिए त्यागी जी एक मिनट। हाँ जी त्रिवेंद्र भाई, त्यागी जी को थोड़ा पानी पिलाइए। आप कहां से पैदा हुए? आप निशंक साहब की खनन से पैदा हुए क्या? जो निशंक साहब ने उत्तराखंड में खनन बेच के सारी देश त्यागी जी, देखिए रावत साहब, आप सीखे दीक्षित साहब से सीखिए कि बहस कैसे की जाती है। बहस में व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जाती कभी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं अतुल जी, आप पूछे देश की अर्थव्यवस्था जो संभली है जी, तो देश की जो अर्थव्यवस्था संभली है वो देश के किसानों ने संभाली है।
ये जो 35 लाख की टॉयलेट में जो निवृत्त होते हैं सवेरे सवेरे, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला है। इस देश की अर्थव्यवस्था उस किसान ने संभाली है कि जो गमले में कैक्टस नहीं बोता है, अहलूवालिया जी कैक्टस बोते हैं, उसने इस अर्थव्यवस्था को संभाला है। जो उसमें लौकी बोता है, तोरी बोता है, जो उसमें कुछ न कुछ उत्पादन करता है, उस किसान ने संभाला है। जो 2 रुपए कमाता है उसमें से 10 पैसे बचाने की सोचता है। हाँ। उसने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। हाँ। ये कोई मनमोहन सिंह जी ने या अहलूवालिया जी ने नहीं संभाला है। इसलिए त्यागी जी को इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये रातों रात 17 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से हटा दिया गया, उनको अमीरी की लाइन में खड़ा कर दिया गया है, ये तो वही बात होती थी। एक पिक्चर देखी थी हमने, उसमें एक गाना था कि हम 2 और 2 5 बनाते हैं। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है, ये जादूगरी है। ये किसी की आंखों में धूल झोंका जा सकता है इन आंकड़ों के माध्यम से, लेकिन सच्चाई को और तथ्यों को, सच्चाई और तथ्य को इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस की जो नीति है वो चाहती कि इस देश में गरीब बने रहें। गरीब बने रहेंगे तो इनका वोट का बैंक बना रहेगा, और इसलिए गरीबी को चाहते नहीं है गरीबी समाप्त हो। इंदिरा जी ने ये कहते हैं कि हमने कभी ये बात नहीं कही। 1971 का जो चुनाव हुआ था वो नारा ही ये हुआ था कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। तो इस किस तरह की बात करते हैं? 71 से आज तक इन्होंने क्या किया है? हाँ। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी गिर गई है, आज हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी गिर गई है, आज हमारे हर क्षेत्र में हम गिर रहे हैं। डॉलर आज 58 रुपए का हो गया है। रुपए की वैल्यू कहां चली गई है? तो किस तरह की बात करते हैं लोग, और जोर से बोल करके, बीच बीच में बोल करके, इस तरह से दूसरे में समझ आने से, तो देवेंद्र जी मैं समझा आपका पक्ष। एक चीज कहूंगा त्यागी जी ने, एक चीज कहूंगा, त्यागी जी आपका टर्न आएगा, धन्यवाद, आपका टर्न आएगा, लेकिन बीच में नहीं भाई, नहीं पक्का बीच में नहीं। एक चीज मैं कहूंगा, फिर सिद्धार्थ कलहंस के पास जाऊंगा। ये बहस उठाई राजीव त्यागी जी ने, उस पर कुछ बात त्रिवेंद्र भाई ने भी बोली। कहा गया कि ये मंदी से देश को किसने बचाया। मैं अडवाणी जी के वाक्य का उदाहरण नहीं दूंगा, सुषमा स्वराज जी पर का उदाहरण भी नहीं दूंगा, मुलायम सिंह और शरद यादव का उदाहरण भी नहीं दूंगा। मैं कांग्रेस की ही घर से उदाहरण लाऊंगा, और उतने बड़े चेहरे का उदाहरण लाऊंगा जिसको काटना सोनिया जी के लिए भी संकोच का विषय हो जाए, जो भारत का आज राष्ट्रपति है। प्रणब मुखर्जी संसद में वित्त मंत्री के तौर पर बोल रहे थे। बहस थी मंदी को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही उस पर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। प्रणब दा ने बताया, अब मैं तो कम से कम, मैं या सिद्धार्थ कलहंस कम से कम ये धृष्टता नहीं कर सकते, और अतुल को मैं करने नहीं दूंगा कि हम लोग प्रणब जी से ज्यादा जानते हैं अर्थशास्त्र। ऐसी धृष्टता मैं तो कर नहीं सकता भाई। ठीक बात, मैं उस आदमी का हृदय से सम्मान करता हूं योग्यता में। उन्होंने कहा कि भारत क्यों बचा और अमेरिका क्यों डूबा, इस पर प्रणब दा को कोट करता हूं। प्रणब दा ने कहा कि अमेरिका इसलिए डूबा क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था प्लास्टिक मनी पर आधारित है। 100 कमाओ 500 का कर्ज ले लो। और प्रणब ने कहा कि भारत इसलिए बचा कि भारत में गांव में बच्चा पैदा होता है तो मां सिखाती है 10 रुपया हो तो 5 खर्च करना, 5 जमीन में गाड़ के रखना, बचा के रखना बुरे वक्त के लिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम उस व्यवस्था के द्वारा पोषित थे इसलिए आज हम बचे, अगर हम भी उस व्यवस्था के द्वारा पोषित होते तो हम भी डूब जाते, प्रणब ने कहा। अब वह व्यवस्था बचाने का, बनाने का श्रेय न जवाहरलाल जी को, न वाजपेयी जी को, न नरसिंह राव को, न देवी गौड़ा को, न चरण सिंह को, न चंद्रशेखर को, न विश्वनाथ प्रताप को, न शास्त्री को, न इंद्र कुमार गुजराल को, किसी को नहीं। ये तो हजारों साल की गांव की परंपरा है, गांव का संस्कार है। ठीक है, ये राजनीतिक दल तो पैदा नहीं हुए थे तब से भारत चल रहा है। तो ये क्रेडिट लेने की इस दौर में मत जाइए, ये दौर ठीक नहीं जी। ये किसी पार्टी की क्रेडिट नहीं जी, ये गांव की का मानस है जिसने भारत को बचाया है। जी सिद्धार्थ कलहंस, मैं आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जिन आंकड़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, या ये कहें कि जिन आंकड़ों पर आज पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, ये आंकड़े कल यानी मंगलवार को योजना आयोग ने जारी किए कि नहीं किए? अगर हाँ, योजना आयोग ने ये आंकड़े जारी किए तभी तो सारे अखबारों में और हर जगह ये आए हैं, और सब जगह की ये सरकार की प्रेस रिलीज है।
अगर ये आंकड़े सरकार ने जारी किए, योजना आयोग जो सरकार का हिस्सा उसने जारी किए, तो ये आंकड़े फिर खारिज कैसे मान लिए जाएं? सिद्धार्थ भाई, मैं आपके माध्यम से एक सवाल जो है राजीव त्यागी जी से पूछता हूं जी, कि ठीक है, ये जो गरीबी की रेखा है, या यूं कहें कि भुखमरी की रेखा है ये, हाँ, क्योंकि ये गरीबी की नहीं भुखमरी की रेखा है, तो अगर ये आंकड़े इन्होंने कहा कि खारिज हो गए, अब 14 में आएगी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट, तो क्या 13 से लेकर 14 तक का जो अंतराल है, इस दौरान गरीबी रेखा के मानक कौन से होंगे, किनको आप लाभ देने जा रहे हैं? पहले यह स्पष्ट कर दें कि अगर खारिज हो गए, हाँ, तब शून्य हो गया, अब ये रहा नहीं, और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट बाद में आएगी, तो इतने दिनों तक जो भी आप योजनाओं का लाभ दे रहे थे, जिनको आप अंत्योदय के तहत, तमाम स्कीमों के तहत, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा? नंबर एक। दूसरा ये है कि गरीबी की, मैं बता दूं, ये खारिज नहीं हुए हैं, इनको अप्रोप्रिएट ना पाते हुए रंगराजन कमेटी, एक रंगराजन साहब को जिम्मा सौंप दिया गया है कि आप इनको फिर से रिफ्रेम करें, रीमॉडल करें और पता करें। हाँ। ये आंकड़े कहीं से खारिज नहीं हुए हैं, हाँ। वरना अगर ये खारिज हो जाएंगे तो आपकी तमाम सारी योजनाओं के तहत जो पैसा है वो जस का तस वहीं रखा रह जाएगा। तो मेरा यही सवाल था आपके माध्यम से अतुल जी, अमिताभ जी, आप जरूर ये जाने कि अगर ये खारिज हो गए हैं तो क्या गरीबी वहीं की वहीं ठहर गई, गरीबों के लिए सारी चीजें क्या बंद कर देंगे आज से? अच्छा, एक प्रश्न मैं और कर दूं, सिद्धार्थ भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, सरकार बिना आंकड़े के चल नहीं सकती, उसको एक बेस चाहिए, डाटाबेस एक, इससे मैं सहमत हूं, बधाई। एक बात मैं भी उठा दूं, फिर राजीव भाई के पास जाऊंगा उत्तर के लिए। मनमोहन सिंह जी के मित्र अर्जुन सिंह गुप्ता उन राज्यसभा में लाए डॉक्टर साहब, उनको काबिल आदमी, उनकी विद्वता का भी मैं सम्मान करता था, राज्यसभा के मेंबर थे, मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट दी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, उन्हीं की सरकार के दौरान भारत की दशा और दिशा पर। उस रिपोर्ट का जिस्ट क्या था? उस रिपोर्ट का जिस्ट था, भारत का 70% आदमी, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, चैलेंज करिएगा तो तथ्य प्रस्तुत कर दूंगा, भारत का 70% आदमी 20 रुपया प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन जीता है, ये उन्होंने लिखा। मैं इसको संशोधित करता हूं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, भारत का 70% आदमी 20 रुपए या उससे कम पर रोज मरता है। 20 रुपए या उससे कम पर आदमी जीता है क्या? जी राजीव जी, ये दो सवाल, एक सिद्धार्थ कालहंस साहब का कि अगर ये रिपोर्ट खारिज हो गई तो फिर क्या सारी योजनाएं धीरे रह जाएंगी, और अगर आप मुझे वक्त देंगे पूरा बोलने का, बोलिए, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसमें कि थोड़ा वक्त चाहिए होगा पूरा क्लियर करने का। वक्त तो यूपीए सरकार को भी दिया लोगों ने। हाँ, धन्यवाद। तीसरी बार भी मिलेगा, चिंता ना करें जी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, तीसरी बार भी मिलेगा, हम कॉन्फिडेंट है, तीसरी बार भी हम लोग भी जीत के आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छी लगती है। ठीक बात है, खुशफहमी होना कोई टैक्सेबल नहीं है इस देश में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, पुश्तैनी कहना उसके राजा महाराजा जो रहे हैं उनको हम लोगों ने अपना आइडियल माना। ठीक है जी। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, हृदयनाथ दीक्षित साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग बाग आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और सीख करके हम लोग भी आप लोगों के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। जो कृषि क्षेत्र में भी सिद्धार्थ साहब ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में भारत का विकास उस तरह से नहीं हुआ है पिछले 10-15 साल में, और जिस तरह से होना चाहिए था। हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ जो है करीब 4 से 5% की, और सर्विस सेक्टर में 9% की, और कृषि क्षेत्र में 2 से 3% की ग्रोथ है जीडीपी में। मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राइट टू फूड लाई है, उसका लाने का कारण ये है कि हम लोग बाग निश्चित मान के चल रहे हैं कि हमारे अनाज के खाद्यान्न के जो गोदाम है वो भरे पड़े हैं, और हम लोग बाग इससे राइट टू फूड दे पाएंगे। इतने भरे पड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अनाज सड़ता रहा, लेकिन लोगों के पेट में नहीं पड़ा। ये भंडारण की जो समस्या है, भंडारण की जो समस्या है, वो बियर बनाने वालों को आपने बेचा औने पौने दाम में, लेकिन गरीब के पेट में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आप बोल लीजिए पहले। आप बोलिए, आप पहले पूरा बीच में जनता को बता रहे हैं, आप बीच में बोलने नहीं देंगे, आप बीच में मैं बोलूंगा तो आप ही बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलिए, आप पहले बोल लीजिए पूरा। अतुल जी आपने पूरा आप ही बोलिए, बोलिए। नहीं, आपने जवाब देने को बुलाया, सिद्धार्थ भाई के आपने, मैं उसका कांग्रेस पार्टी का नहीं बैठा हूं। अतुल जी आप ही बोलिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सुनने सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। सुनिए, तो आपने बुलाया क्यों फिर बहस में? फिर मैंने आपको बुलाया, आपने कांग्रेस के नुमाइंदों को बुलाया है, कांग्रेस नुमाइंदा कांग्रेस की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा। आप इस मुद्दे विशेष में सीमित हैं ना,
का आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, कांग्रेस की बात करेगा, जो हमारी नीति है उसकी तो बात करूंगा ना। त्यागी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी नीति? त्यागी जी सिर्फ मुद्दे विशेष पे फोकस रहे प्लीज। आप बीच में बोलेंगे नहीं, ये वादा करिए। आप मुद्दे विशेष फोकस रहे। बीच में बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से चुप हो जाऊंगा। बिल्कुल जी। वैसे आप चुप में अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।